नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर आता हूं। अब लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ता है और हर बार कुछ नित नए विषयों को लेकर मैं आता हूं। इन विषयों का ताना बाना मेरी विशेषज्ञता के अनुरूप ही बुना हुआ होता है। हमारे मधुमेह के मरीजों में हमेशा मैं कहता हूं कि खाली पेट शुगर 100 रखिए, भरे पेट 180 के अंदर रखिए और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखें। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों में मेरे ये तो उपलब्धि रही है कि लोगों को मैंने उनका पैमाना याद करवा दिया है और वो आजकल बिल्कुल बेबाक होकर, निर्भीक होकर अपना इलाज कराते हैं और किसी न किसी प्रकार की अवधारणाएं उनके जीवन में कम हो गई हैं। तो यह इस फेसबुक लाइव की उपलब्धि है कि आपकी बीमारी के बारे में आपकी सोच को सरल बनाना, जीवन के लक्ष्यों को आपको पुनर्याद दिलवाना और ये याद दिलवाना कि आपका जीवन का लक्ष्य असली में जीवन में मजे करना है, आनंदित रहना है और किसी भी प्रकार से टेंशन तनाव से दूर रहना है। तो आज का विषय भी कुछ मधुमेह से ही संबंधित है कि क्या हमें हमेशा लगता है ना कि जब भी मैं मरीजों से पूछता हूं, जब भी मैं मरीजों को देखता हूं तो डिटेल विवेचना करता हूं कि क्या क्या बीमारियां हैं। तो उनको मैं पूछता हूं तो कई बार मरीज कह देते हैं कि सब हमें हार्ट की भी प्रॉब्लम है। फिर मैं पूछता हूं कि भाई आपको कौन से हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है? बोले डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है, ना इकोकार्डियोग्राफी हुआ ना एंजियोग्राफी हुआ, पर हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है इसलिए हमने आपको कहा कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने को लोग हृदय रोग से समतुल्य मानते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डायबिटीज में कोलेस्ट्रॉल की समस्या किस प्रकार होती है और ये किस प्रकार इसकी विवेचना होनी चाहिए और कैसे इसको नियंत्रित करना चाहिए, क्यों ना इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा की जाए। तो डायबिटिक डिस्लिपिडीमिया माने मधुमेह के दौरान कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, क्या ये बीमारी बहुत जटिल है? हमारे बहुत सारे मरीज आते हैं जिनकी शुगर 300-400 रहती है और बाकी सब जांच कराते हैं, पर एक जांच से वो बहुत परेशान रहते हैं कि साहब ये देखिए मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल में खासतौर पे एलडीएल कम से कम 200 तक चला गया है, ट्राइग्लिसराइड 400, 500, कुछ पेशेंट में 1000 भी आता है। तो वो बड़े उद्वेलित हो जाते हैं और बड़े अशांत अवस्था में हमारे पास आते हैं। तो उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई साहब देखिए, सबसे पहले हमें शुगर नियंत्रित करना होगा। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण अपने आप हो जाएगा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनका मैं शुगर नियंत्रित करता हूं और शुगर बिल्कुल कंट्रोल अवस्था में आ जाती है और उसके बाद जब हम कोलेस्ट्रॉल की दोबारा जांच कराते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार से मुझे कोलेस्ट्रॉल की दवा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये क्या बला है कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, स्वाभाविक है कि अगर आपका जीवन शिथिल है, आप नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, खान पान में आपका नियंत्रण नहीं है, बहुत तला भुना नमकीन मीठा आप खा रहे हैं और आप मोटे होते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको शुगर की बीमारी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी होगी। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता आपके शरीर में होगी ही, क्योंकि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं इसको बढ़ाने का। तो ये थोड़ा सा सार्कास्टिक कमेंट हो गया। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आप तो बहुत पॉजिटिव आदमी हैं, आप हमेशा सकार भाव से बात करते हैं, ये नकार भाव कहां से आ रहा है? देखिए, ये नकार भाव नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि सच्चाई बताने के लिए हमें इस तरह से भी बोलना होता है। मेरे प्रैक्टिस में जब भी मैं, कई बार लोग बोलते हैं कि साहब फेसबुक पे आप बहुत मीठे मीठे लगते हो, पर प्रैक्टिस में कभी कभार आप तल्ख बात भी करते हो। तो मैंने कहा ये तो मेरा उद्देश्य, जब मैं प्रैक्टिस में बैठता हूं तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं आपके जीवन में खुशियां लाऊं और खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। वहां कहीं ना कहीं मुझे बुरा बन के आपके जीवन में अच्छाइयों का समावेश करना होता है और इसी के प्रयास में मैं हमेशा रहता हूं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप देखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको मालूम ही है। उसके साथ साथ उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके भाग होते हैं। अगर आप विच्छेद करेंगे तो आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होगा, जो कि सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल है। जब भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आए तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये हृदय रोग की जननी है। ये आपकी आर्टरीज माने आपकी धमनियां, साफ खून ले जाने वाली धमनियों में प्लाक्स बनाएंगी, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जैसे नाली होती है ना, नाली में अगर कचरा जम जाए तो नाली से पानी का बहना रुक जाता है, वैसे ही हमारी अगर खून की धमनियों को नाली माने तो ये जो जमने वाला कचरा है ये कोलेस्ट्रॉल है। जितना अधिक कोलेस्ट्रॉल रहेगा, धमनियों में रुकावट आएगी, बड़ी धमनी में रुकावट आ गया तो दिल का दौरा पड़ जाएगा।
तो ये जो रुकावट है, ये जो हमारी जो नाली जो बहनी चाहिए, निर्बाध बहनी चाहिए, उसमें साफ जल बहना चाहिए, उसमें जो रुकावट है, जो कचरा है, वो कोलेस्ट्रॉल है। और उसकी सबसे बड़ी जो उसकी कमी है वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। तो एलडीएल जब बढ़ जाता है तो इन धमनियों में रुकावट होने लगती है। इसलिए आप सतर्क रहें, जब भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो डॉक्टर को दिखाएं, वो उसकी समुचित व्यवस्था करेंगे, इलाज करेंगे, और आप देखिएगा कि अगली बार जब आप जांच कराएंगे तो एलडीएल नॉर्मल आएगा। फिर दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसके बारे में बहुत चर्चा होनी चाहिए वो है एचडीएल। कई बार अभी पिछले दिनों ही एक मरीज आए, डॉक्टर साहब मेरा एक कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ आ रहा है, बाकी सब नॉर्मल आ रहा है, मैं बड़ा चिंतित हूं। एलडीएल देखिए 100 के अंदर हो गया, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो गया, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया, पर साहब आपके इलाज में ये क्या प्रॉब्लम है कि एचडीएल बढ़ने लगा है? ये पहले तो 30 था, अब 50 हो गया। तो मुझे उन्होंने बताना होता है कि साहब ये ईश्वर की नेमत है, आप बहुत लकी हैं कि ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। एक ही कोलेस्ट्रॉल है जिसकी मात्रा अगर बढ़ी हुई आती है तो डॉक्टर बहुत प्रसन्न होता है। महिलाओं में इसका स्तर 40, पुरुषों में इसका 50, तो 40 से 50 की रेंज होती है। उससे ऊपर अगर ये एचडीएल आने लग जाए तो भी हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये इकलौता कोलेस्ट्रॉल है जो कि नाली सफाई करने वाले कर्मचारी की तरह काम करता है आपके शरीर में। होता है ना, आपके घर में नाली सफाई करने वाला आता है तो आप बहुत खुश होते हैं कि देखिए अब बदबू नहीं आएगी, कचरा साफ हो जाएगा। आप स्वयं तो सफाई नहीं करते, पर कोई ना कोई ऐसा सफाई कर्मी जब आता है तो आप बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं। तो ये इस तरह का सफाई कर्मी है एचडीएल, जो कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की खपत बढ़ाता है, उसको जलाता है और धमनियों में जमने से रोकता है। तो ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमेशा कोशिश करें कि इसको बढ़ाकर रखें। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब बढ़ाने की विधि भी साथ साथ बता दीजिए। देखिए इसकी विधि में हमारे पास दुर्भाग्य से कोई दवा नहीं है जो एचडीएल को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। पुराने जमाने में दवाइयां आई थी पर उससे बहुत ज्यादा कारगर से नहीं हुई वो, बल्कि नुकसान होने लगा, इसलिए बंद कर दी गई। पर हाँ, अगर आप कसरत करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, आपने मुझे देखा ही होगा नियमित व्यायाम करते हुए। मैं आपको केवल कोरी बातें नहीं करता, मैं आपके सामने हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपने मरीजों के समक्ष जीवंत उदाहरण रख सकूं, और जीवंत उदाहरण स्वयं के जीवन को सामने रखने से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। आप मुझे हमेशा दौड़ते भागते कसरत करते हुए देखते हैं, तो ये तरीका है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का। मदिरा पान के बारे में आपको नहीं कहूंगा, कभी कभार कुछ शोध कहते हैं कि मदिरा पान से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पर यह मैं बिल्कुल भी कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बात चली है तो उसके बारे में थोड़ा तो बताना पड़ेगा। एक कोलेस्ट्रॉल और होता है जो कि प्रायर डायबिटिक पेशेंट में बढ़ा हुआ होता है, वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड्स को देख के लोग घबरा जाते हैं कि साहब हमारा ट्राइग्लिसराइड तो 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा ट्राइग्लिसराइड 1000 आ रहा है। तो उन्हें पूछना पड़ता है कि भाई कल रात को पार्टी करी थी क्या, दारू तो नहीं पी थी, शराब मदिरा पान तो नहीं किया था? तो बोलते हैं हाँ कल मैंने शराब ली थी, आज सुबह खाली पेट मैंने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाई, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा ही हुआ आएगा। कोई भी इंसान अगर मदिरा पान कर रहा है तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा। कोई भी इंसान जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा है, जो कि डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है, टाइप 2 डायबिटीज का, उसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा। बहुत हैवी मील्स ले रहे हैं, फैटी मील्स ले रहे हो, तो भी सुबह के समय ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा। भोजन के बाद जांच करवाओगे तो भी कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आएगा, पर ज्यादा बढ़ा हुआ आना मतलब कितना? देखिए बहुत शोध हुए कि ट्राइग्लिसराइड को से क्या हृदय रोग होता है, तो किसी भी शोध ने बहुत सशक्त तरीके से नहीं बता पाया कि ट्राइग्लिसराइड से हृदय रोग होता है, और ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल या नियंत्रण करने से हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। यह बताने में शोध नाकाम रहे, पर यह बिल्कुल पक्का पता चला कि जब भी यह ट्राइग्लिसराइड 400-500 से ऊपर हो जाता है तो खतरे की घंटी बजनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैंक्रियास नाम की ग्रंथि बीमार होने लगती है, उसमें सूजन होने लगती है, जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटाइटिस। आपने बहुत से ऐसे मेरे मरीज हैं जिनको पहले शुगर नहीं थी, पैंक्रियास में सूजन हुई, पैंक्रियाटाइटिस हुआ, और धीरे धीरे अब उनको इंसुलिन पे आना पड़ रहा है, उनको शुगर हो गई। तो हम नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में ये पैंक्रियाटाइटिस जैसा अभिशाप आए, इसीलिए आप ट्राइग्लिसराइड नियंत्रित करिए। तो ट्राइग्लिसराइड नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले शुगर नियंत्रित करें, मोटापा नियंत्रित करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करें, खान पान में कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, और प्रोटीन वाली चीजें बढ़ाइए, तो ट्राइग्लिसराइड्स कम होने लग जाएगा। दवाओं के बारे में मैं आगे बात करूंगा,
तब आपको मैं बताऊंगा कि कैसी कैसी दवाइयां हैं जो मधुमेह में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मदद करती है। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसके अलावा एक और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अलग देख लेते हैं और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अलग देख लेते हैं और दोनों की विवेचना होती है। बहुत सारे और भी चीजें हैं, जैसे एक लाइपोप्रोटीन ए है। लाइपोप्रोटीन ए अगर बढ़ने लग जाए तो हृदय रोग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको हृदय रोग, लकवा रोग, गुर्दे का रोग, इस तरफ के रोगों की तरफ लेकर जाता है और आपके जीवन में दुख आते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, अब बात तो हो गई कोलेस्ट्रॉल के प्रकार और उसके टाइप। सबसे पहले तला भुना, नमकीन, मीठा, इस तरह के भोजन सीमित दायरे में लेना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, आपको सब करना है, पर इन स्थितियों को देखते हुए इनमें अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित करना है। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि कैसे नियंत्रित करें, तो मैं उनसे पूछता हूं, एक महीने में आपके घर में तेल की खपत कितनी है? बहुत से लोग कहते हैं कि हम 4 सदस्य हैं और लगभग एक पीपा, एक टिन तेल का खत्म हो जाता है। तो ये भयावह स्थिति है। अगर ऐसा है, एक आदमी के पीछे आधा किलो तेल का प्रयोग करें, चाहे वो घी हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन ऑयल हो, चाहे ग्राउंडनट ऑयल हो, सब मिला के आधा किलो एक आदमी के पीछे खर्च होना चाहिए। तो 4 सदस्य हैं, तो महीने भर की तेल की खपत 2 किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सब प्रकार के तेल का प्रयोग करें। आप बोलें कि कौन सा विशेष तेल का उपयोग करें, तो मैं कहूंगा कुछ सब्जियां सरसों के तेल में अच्छी बनती है, कुछ सब्जियां मूंगफली के तेल में अच्छी बनती हैं, कुछ तो इस तरह से आप जो विशेष सब्जियां हैं उसी हिसाब से तेलों का प्रयोग करें। सारे तेल अच्छे हैं, सीमित मात्रा में प्रयोग करें, तो आपके जीवन में कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और अन्य समस्याएं नहीं आएंगी। फिर नियमित व्यायाम करें। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या आप हमेशा ही व्यायाम की बात करते हो? पर मित्रों, बिना पुरुषार्थ के कोई भी सिद्धि नहीं मिलती, और शरीर को अगर साधना है तो पहले शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा, जब स्वस्थ तन सही रहेगा तभी स्वस्थ मन के बारे में सोच सकते हैं, तभी आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में जा सकते हैं, आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर सकते हैं और सत्व गुणी बन सकते हैं। कहते हैं ना, गीता में भगवान कृष्ण हमेशा कहते हैं कि आपको सत्व गुणी बनना चाहिए 40 के बाद। तो वो स्थिति की शुरुआत ही तब कैसे होगी, उसकी बुनियाद रखिए। बुनियाद कैसे रखेंगे? जब आप स्वस्थ रहेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे तो मन अच्छा रहेगा। मन अच्छा रहेगा तो सही और सैद्धांतिक बातों के लिए आप तैयार रहेंगे। इसलिए हमेशा नियमित व्यायाम करिए, तनाव कम करिए। 6 से 8 घंटे की नींद तो बिल्कुल सुनिश्चित करिए कि मुझे 6 से 8 घंटे सोना ही है, और वो निर्बाध होनी चाहिए। उसकी स्तर को देखते हुए आप देखिए कि नींद का भी आजकल क्वालिटी देखा जाता है। बहुत से ऐप्स आते हैं, बहुत सी घड़ियां अपन पहनते हैं, उसमें वो नींद के बारे में बताते हैं कि रात में सोते समय आपकी नींद किस क्वालिटी की रही। तो इस तरह के ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की दुश्चिंताएं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे से निर्बाध 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि नींद अच्छी ना होने पे भी ये ट्राइग्लिसराइड, स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है मित्रों। फिर सब कुछ चीजें, शुगर भी ठीक कर ली, बीपी भी ठीक कर लिया, नींद भी हम बहुत अच्छी ले रहे हैं, नियमित व्यायाम कर रहे हैं, खान पान पे भी हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। अब अगर शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो शुगर पहले हम नियंत्रित करेंगे, फिर हम कोलेस्ट्रॉल की दवा देंगे। मोटे तौर पे कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां, मैं कहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा ये दूसरी तरीके से भी मदद करती हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, मैंने आज दवा ली, कल कोलेस्ट्रॉल जांच में नियमित होकर नॉर्मल आ गया, तो हमारे रिश्तेदार बोलेंगे अब तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, अब आप काय को दवा ले रहे हो, दवा नुकसान पहुंचाएगी, तो लोग बंद कर देते हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल की दवा चालू करी है तो कोशिश करिए उसको जिंदगी भर लेने की। ये इकलौती दवा है जो भविष्य में होने वाला लकवा, भविष्य में होने वाला दिल का दौरा, गुर्दा खराब होने की स्थिति, पैरों की नसों में रुकावट, ये सारी चीजों को रोकता है। तो ये बहुआयामी दवा है जिसके बहुत से लाभ हैं। तो स्टैटिन नाम की दवा बहुत सालों से हमारी मुख्य दवा है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की। कुछ लोगों को जिनको ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं तो फिनोफाइब्रेट नाम की दवा दी जाती है। कुछ लोगों को जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन से भी कंट्रोल नहीं होता, उनके लिए मित्रों बहुत सारी नई नई दवाइयां, कुछ इंजेक्शंस भी आए हैं जिसको PCSK9 कहते हैं, और बहुत सारी अन्य दवाइयां भी आ रही हैं। तो आपके डॉक्टर को खुला हाथ दीजिए
कि उन दवाओं को सही मात्रा में आपके जीवन में इनका समावेश करें और जिससे आपके जीवन में शुगर नियंत्रित हो, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो, ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो। ये 3 मुख्य केंद्र बिंदु हैं जिनको आपको हमेशा नियंत्रित करना है। अगर लंबा चिरायु जीवन चाहते हैं तो आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर मुख्य तौर पे 3 चीजों पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद एक निर्बाध नींद हो, टेंशन तनाव ना हो और नियमित आप व्यायाम करेंगे तो शतक लगाने का प्रयोजन सिद्ध होने लग जाएगा और आप 100 रन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो शतक लगाने की इच्छा एक कहीं ना कहीं प्रयोजन हर आदमी के मन में होता है, बस बात उसको सिद्ध करने की है। तो कोशिश करें कि हम अपना भविष्य सुधारें और शतक लगाएं। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं।